Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। न्यूज तक की टीम इस वक्त अलीगढ़ में है, जहां पर चुनाव इसी हफ्ते होना है। हमारे साथ प्रोफेसर सज्जाद हैं, 21 साल से पढ़ा रहे हैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले सर बताइए, अलीगढ़ का माहौल कैसा है? अलीगढ़ का माहौल एज़ यूजुअल है। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल मुझे लगता है कि जिस तरह की दिलचस्पी एमयू स्टूडेंट्स या एमयू कम्युनिटी एज ए होल पहले के इलेक्शंस में जिस तरह की दिलचस्पी लिया करती थी, वो इस बार वैसी दिलचस्पी नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि इनको दे आर नॉट कंसर्न मच अबाउट इट। ज़ाहिरी तौर पे ये लगता है दे डोंट टॉक अबाउट इलेक्शन और कैंडिडेट। लेकिन सब टिरेनियन लेवल पे दे आर होल्डिंग बैक देयर फीलिंग्स, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन विथ अ बेटिंग ब्रीथ के क्या होगा। और उनको लगता है कि इनके होने ना होने से कुछ नहीं होना है, जो होना है वो और लोग तय करेंगे। नॉन मुस्लिम इलेक्टोरेट्स तय करेंगे कि उनको किस तरह का रिजीम चाहिए। वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट करेंगे या इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट, या सरकार ने उस तरह के जो भी वादे किए थे उस उन वादों के पूरे या ना पूरे होने पर के आधार पर वो वोटिंग करेंगे। ये सब इनको लगता है कि ये सारे गैर मुस्लिम इलेक्टोरेट्स ही तय करेंगे। लेकिन ये भावना कहाँ से आई है? समहाउ जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उस पार्टी से ये समुदाय उस तरह से जुड़ी हुई महसूस नहीं करती है। इनके कई सारे सवालात हैं सत्ता पक्ष की पार्टी से कि इस समुदाय का उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी का भी अपना कोई जवाब होगा इस आधार पर, लेकिन इन्हें काफ़ी ये एलिएनेटेड, अलग थलग पड़े हुए महसूस करते हैं। फिर ये कि कुछ वक्तव्य भी बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं जिसमें समुदाय के बड़े हिस्से की अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम प्रधानमंत्री या उस तरह के पदों पे आसीन लोग कुछ ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें लगे कि एक समुदाय विशेष या एक समूह विशेष को के प्रति सरकार जो है भेदभाव का रवैया रखती है या उनके विरोध में कोई बात बोलती है या उनकी किसी प्रकार की स्टीरियोटाइपिंग करती है। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का करना अलग बात है, लेकिन उसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी संवैधानिक पद पर आ जाना, जैसे पार्टी का समर्थक और विरोधी भी हो सकता है, पार्टी के लीडर का समर्थक और विरोधी भी हो सकता है, लेकिन जब किसी पार्टी का व्यक्ति उस तरह के पद पर बैठ जाएगा, कोई भी उच्च हो या उच्च ना हो, तो फिर वो सबके हो गए। जैसे प्रधानमंत्री सबके हैं, भाजपा नेता नरेंद्र मोदी वो सबके नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि वो भाजपा विरोधी जो जनता है उनके ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री वो सबके हैं, एक एक व्यक्ति के हैं। जो इतने बड़े ना हुए हैं कि उन्हें वोट का अधिकार हो, उनके भी हैं, और उन सबका उन पर अधिकार है। तो वो प्रधानमंत्री से वैसा ही वक्तव्य सुनना चाहेंगे। आपने हाल में प्रधानमंत्री ने मोदी ने कुछ कहा, शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में आप हाँ, उसी लाइंस पर आप बात कर रहे थे। जी। आपने वो बात सुनी जी, जो उन्होंने कहा? उस क्या? बात से थोड़ा आहत हैं दो सतह पर, कि उन्होंने उस समुदाय विशेष का बिल्कुल नाम ही ले लिया, और जो इंसिनुएशन था वो इतना वेग नहीं था कि बहुत बच्चे और ये और वो। तो उस तरह की बातों से कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा आहत महसूस कर रहा है कि ये प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द नहीं आने चाहिए थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री कुछ सोच के ही बोले होंगे, और या ये कि तकरीर के आवेश में बात निकल गई, उस पे उनको रिग्रेट है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है। उन्होंने दोहराई है ये बात? दो बार कही है ना, राजस्थान में भी कही, यहाँ भी कही। फिर फैक्चुअली ये है कि वो शायद रिफ़र कर रहे हैं 2006 के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के वक्तव्य को। तो वो जो पूरा
पूरी इबारत जो है वो जो एक्सट्रैक्ट है प्रोज का, वो वैसे नहीं है जैसे 2006 में विरोधी दल ने उसको उसकी व्याख्या जिस प्रकार की डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उस इबारत की, या आज उसकी जो व्याख्या की जा रही है वो वक्तव्य वैसा तो है नहीं। और वो लिखित वक्तव्य है जिसका रिबटल कई चैनल्स वगैरह पे कई माध्यम से आ भी गया, तब भी आया था और अब भी आ रहा है। कांग्रेस भी 2006 हो या अभी हो, बहुत सख्ती से उस बात पर को वो नहीं कर रही, रिबट नहीं कर रही है। तो उसमें कम्युनिटी का जो थिंकिंग इंडिविजुअल्स हैं जो भी, तो उनको लगता है कि अब उनका कोई नहीं है। मतलब एक पार्टी जो हमेशा से इस समुदाय के विरोध में रही है, उस पार्टी का एक बयान जो है सो है। जो दूसरे तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने भी जिस प्रकार से इस बात को टेकअप करना चाहिए था, आज ही नहीं 2006 में भी उस तरह से नहीं लिया गया। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये एक इशू है। तो सवाल और भी कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रोफेसर सज्जाद से। आप बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आप ये बताइए कि इससे मुसलमानों के बीच, आपने कहा समुदाय विशेष का उन्होंने नाम ले लिया, क्या भावना उनके मन में इस वक्त है, या आप जब लोगों से बात करते हैं या फिर अगर आपने लोगों से बात की हो, किस तरह का रिएक्शन उस पर सुनने को मिला? लोग इस पर बात करना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय ज़्यादा बात इस पर नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी एक बात समझ में उनकी आ गई है कि इसमें अब हिंदू मेजॉरिटी ही को तय करना है कि अब उसको आगे का भारत कैसा बनाना है। वो नफ़रत और ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव होते रहेंगे और सरकारें चलती रहेंगी, या सरकार जिस प्रकार के, जैसे 2014 से 16 के बीच जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे, आर्थिक विकास का, रोज़गार सृजन का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो नारे 2016 के बाद से उसमें सिंसियरिटी की कमी बहुत से लोगों को दिख रही है। जिन लोगों को नहीं दिख रही है सिंसियरिटी की कमी, या जिनको यही विश्वास है कि ये खोखला नारा रहे यही ठीक है, तो वो लोग तो अब भी वोट दे ही रहे हैं, अब भी देंगे। लेकिन कई ऐसे वोटर को जो भाजपा को वोट नहीं देते आ रहे थे, उन्हें इन तमाम तरह के नारों पर विश्वास था, जो लगता है कि 2016 के बाद से उस पर खुद ही, जैसे अब प्रधानमंत्री की तकरीरें जो हुई हैं अभी चुनाव प्रचार को लेकर के, तो उन तकरीरों में वो अपने उन आर्थिक योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लाभार्थी के अलावा, यानी 5 किलो फ्री अनाज के अलावा वो बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके विरोधी पक्ष जिस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर आउटरेज्ड नहीं होना, जिस तरह का आउटरेज इलेक्टोरेट में होना चाहिए था, इवन एजुकेटेड मिडिल क्लास में भी वो नहीं हो रहा है। तो वो आउटरेज नहीं होने का मतलब ये है कि वो लोग भी उस तरह के सजग वोटर भी, पढ़े लिखे वोटर भी, वो धार्मिक ध्रुवीकरण में ज़्यादा विश्वास है उनका, इन प्रश्नों पर नहीं आ रहे हैं कि हाँ रोज़गार सृजन के वादे का क्या हुआ, या बढ़ती आर्थिक असमानता का क्या हुआ, या और भी इस तरह के बहुत सारी जो योजनाएं थी सरकार की, स्टार्टअप इंडिया और ये सब बहुत तरह की, तो उन योजनाओं का क्या हुआ इन 8-10 सालों में, 8 सालों में, 2014 से 16 तक ये सब चलता रहा। 2019 के चुनाव में कहा जाता है कि पुलवामा और जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म या उस तरह के जुनून से चुनाव में वोट और सीट बढ़ा लिया गया। तो अब 24 में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम या उस तरह की बातों से अगर एक एजुकेटेड और सजग हिंदू मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा अगर आउटरेज्ड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है, फिर उसको कैसे उसकी व्याख्या करी जाए? तो उसकी व्याख्या तो एक ही प्रकार से हो सकती है कि इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण में उस तरह के वोटर का भी विश्वास है। तो अगर पढ़े लिखे सजग वोटरों में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे ही अगर भारत को ले जाना है और आगे,
तो फिर ऐसे में देश का और देश की जनता का भविष्य कैसा होगा और देश का शासन प्रशासन कैसा चलेगा, ये एक बड़े हिस्से में चिंता का विषय है। एक सीधा सवाल, अलीगढ़ अपने तालों के लिए जाना जाता है। इस बार राजनीतिक तौर से किसी की दुकान पर ताला लग रहा है या फिर किसी को चाबी मिल रही है, यानी कि सत्ता पलटने वाली है इस बार, या फिर कहने का मतलब ये कि क्या मौका किसी और को इस बार मिल रहा है या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार ही सत्ता में आ रही है? ये कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी बताया कि वोटर मुंह नहीं खोल रहा है। अगर नाराज़गी है भी सरकार से, तो अपनी नाराज़गी का इज़हार वो नहीं कर रहा है। वोटर टर्नआउट को आप जैसे भी वो कर लें, इंटरप्रेट कर लें कि हाँ, लो टर्नआउट का क्या मतलब है और हाई टर्नआउट का क्या मतलब है। मतलब उदासीनता है वोटर में, दोनों तरफ की हो सकती है, एक लेकिन हद तक तो है उदासीनता, मतलब किसी को ये लगता है कि पता नहीं जो बदलाव चाहते हैं उनको विश्वास नहीं है कि बदलाव हो पाएगा या नहीं, और जिनको बदलाव नहीं चाहिए उनको भी विश्वास नहीं है कि, मतलब उनके पास नैतिक बल की कमी है, वो ज़ोर से बोल नहीं पा रहे हैं। वोटर को मोबिलाइज़ करने का उनके पास जो जोश होना चाहिए था, इस दफ़ा शायद जोश में कमी है। तो तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ह कहना मुश्किल है, कोई खुल नहीं रहा है। ड्राइंग रूम में भी बातें लोग इस पर खुल के नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक अजीब तरह की खामोशी है, वरना समर्थक और विरोधी दोनों के अंदर एक जोश हुआ करता था। दोनों अपने-अपने तरह से अपनी-अपनी जीत का दावा करते थे। वो कॉमन इलेक्टोरेट में ये डिस्कशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको यूँ कहा जा सकता है, जो कुछ विश्लेषकों ने भी कहा है और हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं, कि सत्ता पक्ष से मायूसी तो है, समर्थकों में भी मायूसी है, रोज़गार और आर्थिक सवालों को लेकर के। लेकिन उनका विपक्ष पर बहुत भरोसा बन रहा हो, शायद वो भी खुलकर नहीं आ रहा है। तो ये फर्स्ट फेज़ तक था। अब सेकंड फेज़ होने वाला है। जनता, जो आम जनता है, जो किसी का खुलकर समर्थन या विरोध नहीं कर रहा है, वो जनता भी कुछ बोल नहीं रही है, बोलना नहीं चाह रही है। अब उनकी ये चुप्पी, आप उसका इंटरप्रिटेशन किसी भी तरह कर सकते हैं। हम उनकी चुप्पी का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाह रहे हैं कि वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ये हम नहीं करना चाह रहे हैं। इतना ज़रूर लग रहा है कि सीटों की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये जो चुप्पी है, इसका एक मीनिंग, कई मीनिंग निकलेंगे, लेकिन हम एक ही मीनिंग यहाँ शेयर करना चाहेंगे। वो ये है कि कुछ वोट शायद सत्ता पक्ष का बहुत से जगहों पे कुछ वोट कम होंगे। अब वो कम वोट मिलने के बावजूद उनकी सीटें उतनी रहेंगी या थोड़ी कम होंगी या जितनी हैं उतनी रहेंगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम पूरे भारत में तो मैं घूमा नहीं हूँ। बातें जो फ़ोन वगैरह से हुई हैं उससे बहुत अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अभी हम इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चुप्पी है, यानी जो अब तक भाजपा को 14 और 19 में वोट दिए, उनके अंदर वो जोश नहीं है 2024 में, जो 19 में था या 14 में था। इसका क्या मतलब ये भी है कि जो वेव, एक मोदी वेव की जो लहर बताई गई थी, वो वेव भी फिर इस बार नहीं है, ऐसा भी है? वेव तो बहुत स्पष्ट रूप से वेव नहीं दिख रहा है, लेकिन आ, एक तटस्थ ऑब्जर्वर की हैसियत से अगर आप मेरी राय लेना चाहें, तो ये कि सत्ता पक्ष के पास तमाम तरह के संसाधन होने के बावजूद एक ही प्रचारक है। चुनाव का प्रचारक एक ही व्यक्ति है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और कई जगह तो बिलबोर्ड्स पे उस क्षेत्र के उम्मीदवारों तक की तस्वीर वगैरह नहीं है। तो ये जो वन मैन शो जो बन गया है, ये ओवरऑल कितना बेहतर है इतनी डाइवर्सिटी वाले कंट्री के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए, ये एक प्रश्नवाचक बात है। इस पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस फिनोमिनन को डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए कैसे देखा जाए, डेमोक्रेसी के प्रेजेंट के लिए कैसे देखा जाए।
कि भाई भाजपा में बहुत स्टार प्रचारक हो सकते थे, बहुत तरह के ओरेटर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर गैर भाजपाई वोटरों का भी एक भरोसा है कि वो ऐसा बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं। तो देश के सवालों पर, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर बातें नहीं हो रही हैं, वन मैन शो बन गया है। इन सब का कुछ न कुछ अर्थ होता है और ये डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए कितना अच्छा है या नहीं है, इस पर तटस्थ ऑब्जर्वर्स को बात करना चाहिए, जो अनएफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग जैसे लोग हैं जिनका हम किसी के समर्थक या विरोधी नहीं हैं। हम अपना किसी को वोट डाल देंगे और हर हर चुनाव में वो वोट हमारा बदलता भी रहता है, हमारी प्रेफरेंस। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो उस तरह के लोगों को और हम एकेडमिक भी हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम सभी को, आम जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के वर्तमान के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए कितना बेहतर है या कितना बेहतर नहीं है। इस पर अच्छा, आपने जो बात कही वन मैन शो को लेकर, आपको लगता है कि आजकल अपने अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में लोग उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बड़ा चेहरा देख रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर हम भी जहाँ गए, वहाँ पर लोगों को उम्मीदवार का नाम भी नहीं पता था, ऐसे भी जगहें हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी देखने से पता चलता है कि इसी तरह की बात है। और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग जो 2014 के पहले आ, वो उस प्रकार की नफ़रत वाली बात या ध्रुवीकरण वाली बात नहीं करते थे, वो उस तरह के पोस्ट सब लगा रहे हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली वो कंसीड भी कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो प्रदर्शन होना चाहिए था रोज़गार सृजन और आर्थिक फ्रंट पर, उन मोर्चों पर सरकार विफल रही है, ये इनडायरेक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जिंगोइस्टिक बातें करते हैं कि आतंकवाद रोका इसलिए इतनी काफ़ी है वोट देने के लिए, और अब्दुल को टाइट कर दिया, मुल्ले ठीक कर दिए गए, तो इतनी काफ़ी है वोट देने के लिए। तो इस तरह की बातें करने का मतलब ये है कि आपने इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट और उस तरह की चीज़ों पर आपने जो भी काम किए हैं, अगर उसको आप दिखा नहीं पा रहे हैं, उस पर ज़ोर से आप उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, इसका कुछ न कुछ तो अर्थ निकलता है। अब ये कि ये इसमें कितना इलेक्टोरेट इससे इन बातों को इसी तरह से सोच कर जाएगा वोट करने, ये कहना इसलिए मुश्किल है कि जैसा कि मैंने कहा कि आम जनता अपने उन प्रेफरेंसेस को, या अगर उनका ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस को उस तरह से रख नहीं रही है। वो खुल मतलब आपको भी ये लगता है कि एक सवाल हम भी लोगों के बीच लेकर गए कि जो नाराजगी, हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं या फिर कोचिंग जहाँ बच्चे लेते हैं वहां जाते हैं, तो वहाँ छात्रों का ये कहना जरूर है, युवाओं का कहना जरूर है कि हम बेरोजगारी, हमें काफी अग्रेसिव अंदाज में वो इस बात को कहते हैं, लेकिन क्या वो वोटों में भी बदलता है या नहीं बदलता है, ये एक प्रश्न ये अनसर्टेन है, जैसा कि मैंने अभी कहा और भी विश्लेषकों ने कहा है कि सत्ता पक्ष से नाराज़गी और हो न हो मायूसी तो ज़रूर है। सत्ता पक्ष के परफॉर्मेंस पर मायूसी है, कुछ में नाराज़गी भी है, लेकिन वो उन्हें ये भी भरोसा हो कि हम अगर सत्ता बदल दें, परिवर्तन कर दें, तो हमारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। ये बात कितनी गहराई से विपक्ष जनता में पहुंचा पाई है, इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, अभी नहीं लग पा रहा है। लेकिन आपके एनालिसिस के मुताबिक विपक्षी गठबंधन जो है, क्योंकि आपने एक बात अब उसका जिक्र किया था कि सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष कन्विंस। जी ये जी। बात मैं दोहरा रहा हूँ कि विपक्ष पर पूरा भरोसा है कि मैं सत्ता परिवर्तन करके उनको लाऊं, ये हर जगह बहुत स्पष्ट रूप में दिख नहीं रहा है। वो इसलिए कि जनता ज़्यादा बोल नहीं रही है इन बातों पर, वो एक अजीब तरह की चुप्पी लिए हुई है आम जनता। उस चुप्पी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने बातें बहुत ठोस तरीके से की हैं। उस मैनिफेस्टो को जो न्यूट्रल
इसकी तरह से पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर जो पढ़ता है तो उसको ये भी विश्वास बनता है किसी हद तक कि वो डूएबल है, इसे किया जा सकता है, ये वादे पूरे किए जा सकते हैं, इस तरह का विश्वास बनता है। लेकिन उनके पास काडर नहीं है, नेता नहीं है, बहुत सी जगह काडर नहीं है, कार्यकर्ता जिसको कहते हैं वो नहीं है, जो उस प्रकार से एक नैरेटिव बिल्डिंग करे सोशल लेवल पे रिमोट एरियाज़ में जाकर। उस ऐसे प्रकार का जी नैरेटिव बिल्डिंग एपरेटस इनके पास नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो ओपिनियन फॉर्मेशन कॉमन मासेस का होता है वो होता है टीवी न्यूज़ चैनल और लोकल वर्नाकुलर डेलीज से। अगर बिहार यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिंदी डेलीज से। वो जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, उस तरह की जो मीडिया है, जो अखबारात हैं और टीवी न्यूज़ चैनल्स, जो पॉपुलर टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, ये लोग तो बिल्कुल वो सत्ता का कोई की आलोचना करते ही नहीं हैं। और वो बहुत बड़ा सच भी हो सत्ता की आलोचना में तो भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोलें। हिम्मत क्या, उनका इंटेंशन भी नहीं है। उसके कारण ये हो रहा है कि कोई नैरेटिव नहीं बन रहा है। जब नैरेटिव नहीं बन पा रहा है तो ऐसे में बज़ वर्ड जनता में क्या है ये निकल के नहीं आ रहा है। और वो निकल के नहीं आने के कारण आपको या हमको, मतलब एज ए प्रोफेशनल भी, आप तो प्रोफेशनल हैं, इस तरह के जनता के मन को पढ़ने का जो प्रयत्न आप करते रहते हैं, जर्नलिस्ट लोग, पत्रकार लोग, वो हो नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो चुप हो जा रहे हैं। यही है। जी। आपने क्योंकि अंतिम सवाल ये कि आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, मैनिफेस्टो का जिक्र किया, लेकिन आपने कहा कि ठोस बातें तो कही गई हैं उस मैनिफेस्टो में, लेकिन कोई नेता नहीं है, कोई जो जन जन तक जाए, रिमोट एरियाज में जाए। ऐसी एक पहल जो है वो राहुल गांधी ने पिछले कुछ वक्त में शुरू की। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। आपको लगता है कि उससे कुछ हद तक 2% भी, कितने परसेंट भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है? और राहुल गांधी के बारे में आप क्या लगता राय है रखते कि हैं? वो इम्पैक्ट हुआ है। राहुल गांधी ने अपने इमेज को काफ़ी रीबिल्ड किया है और पहले से बेहतर प्रदर्शन शायद वो करेंगे, क्योंकि कुछ लोग दबे दबे, कुछ लोग खुल के भी इसकी तरफ भी बातें करते हैं कि नहीं, ये एक विकल्प हो सकता है। और मैनिफेस्टो आने के बाद से प्रधानमंत्री के भाषणों में ये दिखा कि प्रधानमंत्री बहुत सहज नहीं हैं उस मैनिफेस्टो से, और मैनिफेस्टो का जिक्र उन्होंने बार बार किया है। और उसमें मैनिफेस्टो की आलोचना में उन्होंने जिन शब्दों में उसकी आलोचना की है वो शब्द बहुत कन्विंसिंग नहीं है जनता के लिए। दूसरे ये कि वो मैनिफेस्टो पे तेज़ प्रहार करके बहुत सी जनता को उन्होंने मजबूर किया कि वो ऑनलाइन पढ़ लें, जो भी 45-48 पेजेस की का जो मैनिफेस्टो है। तो उन्होंने कई बार उसको, जनता के एक छोटे हिस्से को एक तरह से उन्होंने प्रोवोक कर दिया कि वो जाके पढ़ें। मुझे लगता है कि टू एन एक्सटेंट कांग्रेस को इसका फ़ायदा हुआ है। और प्रधानमंत्री का रेटिल्ड होना ऑन द काइंड ऑफ प्रोमिसेस दैट हैज़ बीन मेड इन द मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस, वो प्रधानमंत्री का रेटिल्ड होना दिखना नहीं चाहिए था। वो जनता को दिख गया एक सेक्शन को कि ये असहज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मोर मैच्योर्डली इसको हैंडल करना था। तो उनके जो सलाहकार लोग हैं प्रधानमंत्री के, शायद उनके सलाहकार यहाँ पर कुछ चूक किए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी इस समझ से सबको सहमति हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके सलाहकारों ने उन्हें बहुत ठीक से इस इशू को हैंडल करने की सलाह नहीं दी। मैं अगर प्रधानमंत्री का सलाहकार होता तो मैं उन्हें ये कहता कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वैसा प्रहार नहीं कीजिए जैसे उन्होंने किया। मैं ये कहता कि उनको कहिए कि पर्सनल लॉज का रिफॉर्म के सवाल पर कांग्रेस ने कहा है कि हम कम्युनिटीज़ से कंसल्ट करेंगे। तो कांग्रेस तो 1985-86 में कंसल्ट की ही थी मुस्लिम लीडरशिप से, और उस कंसल्टेशन के बाद कांग्रेस उसी कंजर्वेटिज्म पे चली गई, यानी मुस्लिम कंजर्वेटिव्स के साथ चली गई। जो रिफॉर्म होना चाहिए था, इवन के जो इस्लामिक पैराडाइम में भी जो पर्सनल लॉ का रिफॉर्म ढेर सारे इस्लामिक देशों ने या मुस्लिम देशों ने कर रखा है, उन सुधारों को भी लागू नहीं
करने दिया मुल्लाओं ने या मुस्लिम लीडरशिप ने 1986 में शाहबानों के सवाल पर, तो उस पर इनको प्रहार करना चाहिए था। अगर उस पर प्रहार करते तो कांग्रेस बहुत प्रेशर में आती, क्योंकि उस प्रकार के सुधार करने का वादा उस समय के पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ओहदेदार थे, अली मियां नदवी वगैरह, उन्होंने राजीव गांधी से की थी। और उन्होंने अपनी ये 85-86 की बात है, 1988 में उनकी आत्मकथा छपी अली मियां नदवी की, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ भी थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि राजीव गांधी से जब बात हुई तो लिखने में ही उनकी प्रोज ऐसी है कि साफ समझ में आता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को बेवकूफ़ बना लिया और हमें जैसा करवाना था उनसे हमने करवा लिया। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कुछ वादे भी किए थे कि डिवोर्स्ड वीमेन के लिए अगर वो हेल्पलेस है तो उसके मेंटेनेंस वगैरह के लिए वक्फ इंस्टीट्यूशन वगैरह को हम करेंगे। उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया, ये पूरी मुस्लिम लीडरशिप ने कुछ नहीं किया। तो इसको वो पूरी तरह से वो आलोचना कर सकते थे प्रधानमंत्री, जो उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने खुद भी जो 2017, 18, 19 में जो स्टेप लिया डिवोर्स्ड मुस्लिम वीमेन के लिए, तो उन्होंने क्रिमिनलाइज तो किया इंस्टेंट ट्रिपल डिवोर्स को, मेंटेनेंस का कोई उन्होंने प्रोविज़न नहीं रखा। तो जब मेंटेनेंस दोगी नहीं तो उस बेसहारा वैसी औरतों का तो कुछ भला हो नहीं पाएगा ज़्यादा, सिवाय इसके कि उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरा टॉर्मेंटर मुझे जो डिवोर्स दिया वो 3 साल के लिए जेल गया या जो भी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के यहाँ इस प्रकार की स्पष्टता नहीं है। अब वो स्पष्टता इसलिए भी नहीं है कि चूँकि बीजेपी खुद एक पैट्रियार्किक और कंजर्वेटिव पार्टी है या कम्युनल पार्टी है, तो और इधर कांग्रेस वगैरह के अंदर भी जो इस तरह की प्रो कंजर्वेटिव कम्युनलिज्म जिस तरह की है प्रैक्टिस के लेवल पर, तो यहाँ पे ये दोनों एक तरह से दिखने लगते हैं। अगर बीजेपी के यहाँ ये स्पष्टता होती तो प्रधानमंत्री के सलाहकार उनको इस प्रकार से सलाह देते और वो मैनिफेस्टो पर अगर उस प्रकार से प्रहार करते तो कांग्रेस बैकफुट पर उस प्रश्न पर आती। फिर ये कि हम एक बार और एक बात को स्पष्ट कर दूं मैं दोहरा कर कि प्रधानमंत्री का या सत्ता पक्ष की पार्टी का लगातार 2 जीत 10 साल राज कर लेने के बाद भी अगर वो इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट पर स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पा रहे हैं। अब 2047 में ऐसा होगा और वो उसमें गालिब का शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। तो आप जो वादा कर रहे हो हम अभी ही मान रहे हैं कि झूठ है। अगर हम अब मान लेते कि आपका वादा सच्चा है तो हम तो अभी खुशी के मारे मर जाते। ये गालिब ने कहा था। तो ये बीजेपी का जो फ्यूचर प्रॉमिस है उसकी सिंसियरिटी पे उनके समर्थक को भी शक है। प्रोफेसर सज्जाद हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 21 साल से पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और तमाम पॉलिटिकल चर्चा हमने उनके साथ की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ तक पर आने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, और तमाम खबरें जो है लोकसभा कवरेज देखते रहिए न्यूज़ तक पर। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।